Hello everyone, we are starting new chapter that is chemical bonding and molecular structure। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे कोई भी दो एटम्स है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मतलब जो भी हो, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। देखो केमिकल बॉन्डिंग एज सच कुछ नहीं है कि उसके अंदर पर्टिकुलर एक जैसे इस तरीके का बॉन्ड हो या कोई सब्सटेंस उनको आपस में एक दूसरे से अटैच करा हो। दिस इज़ ओनली द फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिंग दैम। ओके, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ये एक इमेजिनरी बॉन्ड मानते हैं हम इसको, ठीक है। हाइपोथेटिकल होता है जो ये हम ये लगा देते हैं ना, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए होता है। अदरवाइज वो क्या है, सिर्फ दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो ये अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप की होती है, वही सब कुछ हमें पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा बहुत ये जानना है कि किस तरीके की अट्रैक्शन होती है, क्या होगा, कैसे कैसे इन चीज़ों तक पहुँचे। तो सबसे पहले जो ये बॉन्डिंग वाली जो अप्रोच है वो दी थी लुईस ने। ओके, कोसेल एंड लुईस ने, ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं, मींस एटम जो होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसने क्या माना था कि एक ऐसा, मतलब एटम को ये मान लिया कि एक ऐसा कर्नल है, मतलब एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स मींस अदर देन आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको तो उसने मतलब अंदर एटम को सिंबॉलिक फॉर्म में रखा और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाहर रखा, ठीक है। उसकी इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन थी। एंड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब लुईस ने क्या बोला कि ये जो एटम्स हैं ये स्टेबल हो जाते हैं कब, जब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं अपना। तो देखते हैं जैसे कि लुईस सिंबल्स जो हैं वो कैसे होते हैं। लिथियम है, लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर होता है और 3 एटॉमिक नंबर में 2 एंड 1 इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिथियम एटम लिख के और 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से शो कर दिया, ठीक है। किसी किसी बुक में एक्स मतलब क्रॉस करके भी शो कर देते हैं। सो दैट इज लुईस स्ट्रक्चर। बेरिलियम में 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शोन है। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बी और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये मतलब 3 इलेक्ट्रॉन टोटल नहीं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन की में 5 होते हैं, और इस तरीके से हम लुईस सिंबल शो करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल नाउ? द नंबर ऑफ डॉट्स, the number of dots around the symbol represent the number of electrons. Okay, and this number of valence electron helps to calculate the group valency of the elements. देखो एक पूरे ग्रुप में जो वैलेंसी होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। लाइक लिथियम हैज़ 1 वैलेंसी, बोरोन हैज़ 2, बेरिलियम हैज़ 2 वैलेंसी, बोरोन हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 वैलेंसी, कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें पता है कि जब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है तो हम 8 में से माइनस कर देते हैं। तो नाइट्रोजन या उसके पूरे ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, 3, 5, 8 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैसे ही ऑक्सीजन की 8 माइनस 6, 2, इसकी फ्लोरीन की 1 एंड इसकी 0 वैलेंसी। तो किसी भी ग्रुप की वैलेंसी को कैलकुलेट करने में लुईस सिंबल बड़े हेल्पफुल थे, ठीक है। कोसेल जो था उसने क्या अप्रोच दी, वो लगभग सिमिलर थी कि जो पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, ओके, वो कब होते हैं, दे आर नियर अबाउट नोबल गैसेस, तो उनके बाद रिपीट होते हैं वो, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस, जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। सी fluorine, this is the highly electronegative element and these are the highly electropositive element। और highly electronegative और highly electropositive के बीच में उनको separate कौन कर रहा है, this 18th group and this is noble gas। okay, the atoms lose or gain electron to get noble gas configuration, बिल्कुल सही है। some atoms need to lose electrons and some of them need to gain electron to get noble gas configuration। okay, the ions formed are associated with electrostatic force। okay, अगर जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके, लाइक सोडियम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो नोबल गैस।
and chlorine after getting one electron gets noble gas configuration. So this is positive charge, this is negative charge, and they will attract each other by electrostatic force, means the force of attraction between opposite charges. दो opposite charge एक दूसरे को attract करते हैं ना, this is that force. Then after ये जो bonds होते हैं, this is ionic bond type. Okay, so there are different kinds of bonds. First of one is ionic bond, then covalent bond, and this is also a covalent type bond. This is covalent coordinate bonds. Okay, so we will discuss about these three types of bonds, and the most important in this chapter is covalent bond. Okay, ionic bond क्या होता है? Whenever the bonding takes place in between two opposite charge particles, and when will it happen? It will happen only if one of the atom is losing electron and second one is gaining electron. Like you can take the example of NaCl. Na has one extra electron in outermost shell, okay, and Cl has lack of one electron, it has 7 electron. So if sodium donate this electron to chlorine, then what will happen? After losing one electron, sodium get positive charge, and after gaining one electron, Cl get negative charge. Okay, and these two opposite charge particles attract each other and make bond, and that bond is called ionic bond. Okay, that bond is called ionic bond. So a bond between two atoms which takes place by complete transfer of electron is called ionic bond. Okay, अच्छा ऐसा कब होता है? Ionic bond takes place only if the two atoms are having very large electronegativity difference. ठीक है, वेरी लार्ज इलेक्ट्रॉन, इतनी ज़्यादा लार्ज हो कि सोडियम जो है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट दे आर ईगर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड दिस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, दीज आर ईगर टू गेट इलेक्ट्रॉन. ओके, देन ओनली they can make ionic bond. One more thing, if one of the atom is having low ionization energy, means if we provide only a little amount of energy, then it can lose electron. Okay, and one is having high electron gain enthalpy, means the other atom which by gaining electron, which is very eager to gain electron, that means if we provide electron to it, it will lose energy. Okay, so that also means that one is electropositive, that means it is having low ionization energy, and the second one is having high electron gain enthalpy. Okay, so these will attract each other. Okay, and the compound which will be formed are crystal type. Okay, that means they are having a regular arrangement of atoms in the 3 dimension. Okay, एंड वन मोर थिंग, जो ये NaCl, MgCl2 या कोई भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट होती है उसको हम लैटिस बोलते हैं, और लैटिस फॉर्मेशन होती है, और लैटिस फॉर्मेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, मींस उस लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो उसकी स्टेबिलिटी को बताता है. ठीक है, सो व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? इट इज़ द defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions. means उसके 1 mole ionic compound है, उनके जो lattice है उनको उनके ions में तोड़ने के लिए जितनी energy चाहिए होगी, that will be called lattice enthalpy. For example, NaCl को 1 mole NaCl को तोड़ने में कितनी energy चाहिए कि 788 किलोजूल. That's why it is written as kilojoule per mole. ओके, NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ने के लिए. ठीक है, सो दिस इज इट्स लेटिस एंथैल्पी. ये था आयनिक बॉन्ड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोवलेंट बॉन्ड. ओके, कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स देखो, ना तो किसी ने गेन किया ना इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या किया है? शेयरिंग कर ली. ओके, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो, मतलब जैसे कि 2 एटम से कंसिडर करो A एंड B. ठीक है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है कि मतलब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन या तो कोई लूज़ कर ले, या किसी की इतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि वो लूज़ कर दे. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ना तो ये इतने ज़्यादा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, ना ये खींच पाएगा अपनी साइड में. इसलिए क्या करते हैं फिर ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, एंड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मेक्स ए बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन दे आर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी की भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है. क्या करेंगे?
इसको भी अपना ऑक्टेट तो नहीं हो सकता इसका, लेकिन डुप्लेट पूरा हो सकता है, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो व्हाट विल दे डू, they will share their electrons. Okay, these hydrogen will share their electron. That means this electron will be shared to this hydrogen and this electron will be shared to this hydrogen. Okay, and they are forming a covalent bond. Okay, two electrons are making one covalent bond. Okay, तो ये हाइड्रोजन का हो गया. इसको अगर हम लुईस स्ट्रक्चर पे शो करें तो ऐसे करेंगे, देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला. अब क्या किया, इनको इस जो सर्कल में क्या किया, इस हाइड्रोजन के सर्कल में भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और इस हाइड्रोजन के सर्कल में भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को. मींस ये दोनों इस हाइड्रोजन में भी कंसिडर किए जाएंगे और इस हाइड्रोजन में भी कंसिडर किए जाएंगे. ओके, सिमिलरली विद क्लोरीन, क्लोरीन ऑल्सो नीड वन इलेक्ट्रॉन, दिस क्लोरीन विल ऑल्सो नीड वन इलेक्ट्रॉन. व्हाट विल दे डू, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दे विल शेयर. ओके, और ये वैसी ही स्ट्रक्चर जैसे कि उसमें लुईस स्ट्रक्चर आई थी. HCl के केस में ये दीज आर द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स द मॉलिक्यूल हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, एंड दिस इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर डिफरेंट, सो दिस इज हेट्रोएटॉमिक. इसमें भी क्या हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज शेयर्ड विद क्लोरीन. ओके, एंड दे आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें जो HCl जो होता है, इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है. ऑलमोस्ट दे कैन फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. अब देखो लुईस स्ट्रक्चर की बात आ रही है. लुईस स्ट्रक्चर में कैसे होगा, जैसे कि मैं डायरेक्टली ये रूल्स बता ही देता हूँ. these are the hydrogen. Okay, चलो, each bond is formed by sharing of an electron. Okay, each combining atom contributes one electron to the shared pair. जैसे कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, दे विल बी शेयर्ड. ओके, एटम फ्रॉम सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम विल बी शेयर्ड इन द बॉन्डिंग. अच्छा, ये बॉन्डिंग होती क्यों है, सो दैट दे कैन गेट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हैव 3 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन, and hydrogen has only 1 electron, so 3 hydrogens are required to complete the octet or to get the noble gas configuration by the nitrogen. 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हुए, ये तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए. ओके, एंड दे आर फॉर्मिंग दिस. देखो इसमें, हाँ ये रहा, ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर हो गई. ओके, देन आफ्टर 2 नाइट्रोजन्स आर कंबाइनिंग टुगेदर. ओके, they are sharing 3 electrons each. Okay, that means they are making 3 bonds. Okay, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के थे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके थे, तो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, दे आर फॉर्मिंग 3 bonds. Then after oxygen, oxygen needs 2 electrons, so they will share 2 electrons. 1 2 3 4. देखो इसको तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये जो दोनों हैं तो इससे इनकी शेयरिंग हो जाती है. ठीक है, एंड दे आर फॉर्मिंग डबल बॉन्ड. अब बात आती है ओजोन की. ओजोन में कैसे बॉन्डिंग होती है, तो ओजोन में ये ऑक्सीजन तो आपस में डबल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं, एंड दिस ऑक्सीजन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन. ओके, विल ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन. जैसे ये ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, किसमें, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे उसमें दोबारा से डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इस तरीके से ये ओजोन बॉन्ड बनाता है. देन आफ्टर H2S, इन केस ऑफ H2S, सल्फर is sharing 1 electron to each 2 hydrogens and making H2S structure. इसके अलावा भी बहुत सारी जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं. सॉरी, स्ट्रक्चर्स तो बना सकते हो अपने नोटबुक में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज. ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज एक्चुअली जो चार्ज किसी एटम के ऊपर मिलता है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. और यू कैन से formal charge of an atom is a polyatomic ion or molecule is defined as the difference between the number of valence electron in an atom and the number of electron assigned to that atom in a Lewis structure. देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसमें कितने हैं, किसी में जैसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मिले, दैट मीन्स उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो वो -1 चार्ज हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्म में. और अगर कोई जैसे एटम है वो 5 इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसके अंदर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा. ठीक है,
So how to calculate formal charge? First of all, V means formal charge. V means total number of electrons present in the free atom. Means जब उस एटम को हम मोलिकुलर फॉर्म में नहीं ले रहे, जैसे ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन को वैसे हम देखते हैं तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं. ओके, सो फ्री फॉर्म में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने. देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज नॉन बॉन्डिंग. इलेक्ट्रॉन्स कितने मतलब लोन पेयर्स में हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. एंड एस मीन्स हाफ ऑफ एस ले रखा है ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन शेयर्ड. और इसमें ये ध्यान रखना, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें किसी दूसरे एटम ने भी जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं वो भी काउंट होंगे. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑक्सीजन नंबर 1 you can see that oxygen has a valency of, or V means valency of 6, sorry valence electron 6. ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6. नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा, -2. माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग. तो 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 4 and 6, तो 1/2 6. And this is showing that this oxygen number 1 is having +1 charge. Similarly oxygen number 2, 6 electrons in the valence shell. Okay, in the free state 4 electrons 1 2 3 4 are non-bonding and 4 electrons, 2 bonds are there, that means 4 electrons are participating in the bonding, minus half of 4. That means 0 is the formal charge present on the second oxygen. And similarly on the third oxygen we calculate the formal charge is -1. 6 electrons are valence electron and 6 electrons are unpaired, and -1/2. 1 single bond है ना, that means 2 electrons are in the bonding or shared form. It comes out to be -1. Okay, then after जैसे कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं लाइक C+O इसमें क्या है, क्लोरीन नंबर 1 जो है, क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं. देन आफ्टर जो इसने अनपेयर्ड है 1 2 3 4 5 6 आर नॉट मेकिंग बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड इज देयर, दैट मीन्स 2 आर मेकिंग बॉन्ड. सो ओवरऑल जो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, तो फिर उसके बाद इस क्लोरीन का भी फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं हम. कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, माइनस बॉन्डिंग कितनी कर रखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, -8. ओके, एंड देन आफ्टर जो सॉरी बॉन्डिंग नहीं, क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें 0, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8, इट कम्स आउट टू बी 0. तो कार्बन पे भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा. इस तरीके से हम ऑक्सीजन पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज. तो फॉर्मल चार्ज के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. क्या होती है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज? लाइक आयनिक कंपाउंड्स की तो 10th क्लास में भी आ चुकी है. तो जनरल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. देखो कोवेलेंट बॉन्ड इज कंपेरेबली लेस स्ट्रोंगर देन आयनिक बॉन्ड. ओके, so the molecules are generally found in the liquid or gaseous state. ionic compounds जो होते हैं they are generally in solid state. okay, at room temperature की बात हो रही है. ठीक है, like you can take the example of oxygen, fluorine, HCl, they are in the gaseous form. okay, liquid like H2O, this is a liquid, bromine is a liquid. so these are they are either found in the gaseous form or liquid form. अगर ये इस फॉर्म में, दैट मीन्स इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी वीक है, क्योंकि उनके बीच में जो आपस में अट्रैक्शन होती है वो वीक फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्शन होती है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वीक फोर्सेस होती है. वीक फोर्सेस को भी हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे. ठीक है, तो उनके थ्रू उनमें अट्रैक्शन होती है, इस वजह से उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कर पाना ईजी है, एंड दैट्स वाई दे हैव मेल्टिंग एंड low melting and boiling point. Thereafter solubility. देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं they are generally less soluble in water.
और अदर पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं भैया, पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जिनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट होता है दे आर पोलर, और जिसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है वो नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है इस चैप्टर में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। However, these are soluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride. They are non-polar solvents. Okay. कोवलेंट कंपाउंड की ये है कि वो जो वाटर होते हैं या पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें लेस सोल्यूबल होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। देन आफ्टर नॉन कंडक्टर्स की बात करें, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ऑल्सो हीट। दे आर नॉन कंडक्टर मीन्स उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना, आयंस उनमें फॉर्मेशन होती है। जबकि आयनिक कंपाउंड को अगर हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में तो वो भी नहीं है, बट इन द एक्वस फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन आफ्टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, जब कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो कब होती है, व्हेन जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ओके। तो उसके अंदर इस तरीके से रिएक्शन होती है। नेक्स्ट थिंग, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ये भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से ये डायरेक्शनल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? देखो ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन इस बॉन्ड में क्या होता है, किसी भी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बना पाता। तो पहले क्या करता है, दूसरा एटम उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और उसके बाद उसके साथ बॉन्डिंग करता है, ओके। इन दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम वन एटम। अभी बताया मैंने, एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को, देखो जैसे कि ये है NH3 है, ओके। दिस हाइड्रोजन इज नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द कोवलेंट बॉन्डिंग, सो दिस नाइट्रोजन विल ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन टू दिस हाइड्रोजन, ओके। अब देखो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो इसके नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके पास में, एंड देन दे विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ओके। सो ये इनका कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ओके। एंड these two electrons are originally from nitrogen, एंड क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो ओवरऑल जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तब भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज NH4 पॉजिटिव, नॉट NH पॉजिटिव, इट इज NH4 पॉजिटिव, ओके। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में याद रखना जैसे कि N H H and H, the electron from this atom is transferred to this ion, okay. So जब भी ये बॉन्ड बनेगा तो ये एरो जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, और ये एरो किस साइड में होता है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और जिस एटम में जा रहा है उस साइड में ये एरो बनाते हैं, जैसे कि लाइक आई हैव मेड दिस एरोस इन दिस, ओके। ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, देखो ओजोन जो बनता है वो कैसे बनता है, दो ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं दे आर फॉर्मिंग O2 विद टू बॉन्ड्स, ओके। देन any of the oxygen from these atom will transfer one electron to this oxygen, okay। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किया, 1 2 3 4 5 6 तुम यहाँ पे ले सकते हो, और एक ऑक्सीजन ये 5 और 6 दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये खुद बॉन्डिंग करता है सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स इसके साथ बन नहीं सकते क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये आपस में इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। This oxygen will transfer one electron to this oxygen, okay, and after getting this electron this oxygen will have 7 electrons and this oxygen will also have 7 electrons and they will share that electron, okay। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ और तब इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। अच्छा, इसमें अब बात करते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, बहुत सारी जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनमें क्या हर बार ऑक्टेट फॉलो होता है, नहीं होता। दीज आर द एक्सेप्शंस। वन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग H2 बिकॉज इट फॉर्म ड्यूप्लेट इंस्टेड ऑफ ऑक्टेट, ओके। BeCl2 अगर इसको देखें तो बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ओवरऑल बोरोन बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, LiCl में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, BeH2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इन सब में क्या है, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा, या अदर कंडीशंस में भी। अच्छा, ये जो थे, जो अभी हमने मॉलिक्यूल पढ़े जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बट स्टिल दे आर स्टेबल, ओके, दीज आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं, जो होता है ना, मतलब रेफरेंस वैल्यू से एक कम वैल्यू होती है, उसका वर्ड तो है एक हाइपोवेलेंट एटम्स, ओके, मॉलिक्यूल्स या हाइपोवेलेंट एटम। एंड इन दीज मॉलिक्यूल्स यू कैन सी दैट दिस फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं, दैट मीन्स इट इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। आयोडीन ने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना रखे, सॉरी बॉन्ड्स बना रखे, दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। सो ना तो इसका ऑक्टेट है ना ऑक्टेट से ज़्यादा पे चला गया, तो इनको बोलते हैं हाइपरवेलेंट एटम्स, ओके। जो ये एटम दोनों होंगे इन मॉलिक्यूल्स में, दे आर हाइपरवेलेंट एटम, मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अभी तक हम लोगों ने इवन इलेक्ट्रॉन्स देखे, लाइक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड स्टेबल है, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन एंड स्टिल इट इज स्टेबल कंपाउंड। सिमिलरली इसमें देख सकते हो। सो इन दिस वे, जैसे कि कुछ जो ऑक्टेट रूल है उसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल स्टेबल है। नेक्स्ट यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ दिस नोबल गैसेस। पहले सोचा जाता था कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग bonds with noble gases. For example XeF2, XeOF2, KrF2, इनका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनाने का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आना, तो वो भी एक कंट्राडिक्शन है टू द ऑक्टेट रूल। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसने शेप के बारे में कुछ नहीं बताया, वो भी हम बाद में देखेंगे, वैसे पर थियोरी ने मेनली थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि कितनी एनर्जी उसको लूज़ करने के बाद स्टेबल होता है या गेन करने के बाद। तो मतलब हम बताते हैं ना कि कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है जितनी उसके अंदर कम एनर्जी है, बट इसने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, बॉन्ड पैरामीटर्स। जो हमने बॉन्ड पढ़ने हैं, तो बॉन्ड के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जैसे कि ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इनके बीच में जितनी ये जो डिस्टेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड length, that is called bond length, okay. And the bond length is being measured by some spectroscopic method, and the main method that is used is X-ray diffraction method। मेन तो XRD बोलते हैं इसको, ये यूज़ होता है। देन आफ्टर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये दो एटम्स है जैसे कि इनके बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, ओके, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। या फिर यू कैन से द एंगल बिटवीन टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर है ना ये इलेक्ट्रॉन्स का, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, ओके। इसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स यूज़ होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ये किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन में तोड़ दिया इसको, एंड द एनर्जी विच इज यूज्ड इज 435.8 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल जो ये मॉलिक्यूल है उनका जो बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एंथैल्पी। सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ 498 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड साइज बड़ा होता है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी इसको ब्रेक करने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें कोई ऐसा हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल लाइक H2O, तो H2O में जब पहला बॉन्ड टूटा, H2O, दिस इज HO,
एंड H। जब ये बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी हुई 502 किलो जूल पर मोल। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा मतलब दूसरा ऑक्सीजन और OH बचा ना, इसको तोड़ने के बाद ये OH, ओके। एंड आफ्टर डिसोसिएटिंग दिस बॉन्ड द एनर्जी यूज्ड इज 427 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इसके बाद आती है बॉन्ड ऑर्डर की बारी। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होता है, किसी भी दो एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, फ्लोरीन में 1 बॉन्ड होते हैं 1 हो गया। इसकी एक्चुअल जो नॉलेज होगी वो तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे लास्ट में इस चैप्टर के, तो उसमें होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन। अच्छा, एक बात ये जरूर याद रखनी है, in the isoelectronic molecules, that means the molecule having same number of electrons, like fluorine 2 fluorine 1 fluorine में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9, 2 में 18। ऑक्सीजन में कितने होंगे 2 ऑक्सीजन में 16, लेकिन इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो दोनों के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड देयर सो देयर बॉन्ड ऑर्डर विल बी सेम। इनके केस में क्या है 1-1 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। जैसे एक का भी बताओ दूसरे का तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। फ्लोरीन के अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, तो ऑक्सीजन का अपने आप ऑटोमेटिक तुम 1 बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे। तो इस तरीके से हम जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब आई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तब आई जब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स टू define or to illustrate all the properties of a molecule, if more than one structures are required, that phenomenon is called resonance, and the structure which are taking part in the explanation of that molecule is called resonating structure या resonance structure, okay। और जो किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल क्या होगा स्टेबल होगा। जैसे कि ये ओजोन की बात करें, ओजोन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इन दोनों से अगर कैलकुलेट करें तो क्या आता है, जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो 148 पिकोमीटर का बनेगा और डबल बॉन्ड 122 पिकोमीटर का, लेकिन एक्चुअली जब उसको कैलकुलेट किया XRD से तो अराउंड 128 पिकोमीटर आया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए तब हो सकता है, और दोनों ही बॉन्ड इक्वल आए, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो कि कंटिन्यूसली ये बॉन्ड एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, कभी इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो इसलिए इनकी जो दोनों स्ट्रक्चर्स है, दिस वन, इसमें दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, इन दोनों ने आपस में, जैसे एक में डबल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है और थोड़ी देर में डबल बॉन्ड यहाँ है सिंगल बॉन्ड यहाँ है, इन दोनों ने मिल के अगर इनका ऑन एवरेज ले तो ये वाली स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन दोनों की हाइब्रिड स्ट्रक्चर है एंड दिस एक्सप्लेन्स दिस एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ that molecule, that is ozone, and these structures which are resonating structures, or they are also called canonical structures, they are also called canonical structures। मैंने बता दिया कि रेजोनेंस जो जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होती है रेजोनेंस, या यू कैन से जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और रेजोनेंस के थ्रू जो स्ट्रक्चर आती है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज़ हैविंग लेस एनर्जी देन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स दैट हाइब्रिड जो थर्ड स्ट्रक्चर थी वो पहले दो से ज़्यादा एनर्जी की थी। और रेजोनेंस इज ऑलमोस्ट द एवरेज ऑफ द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज ए होल। अभी बताया था कि दोनों जो हैं उनकी बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का ऑलमोस्ट एवरेज जो होता है दैट इज रेजोनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं पोलैरिटी की। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। पोलैरिटी में मीन्स अगर किसी एक एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, चाहे बेशक वो पार्शियली सेपरेशन हो या कंप्लीट सेपरेशन हो। एग्जांपल लेते हैं, पार्शियल और कंप्लीट का मतलब क्या है, जैसे कि OH, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और इनके अंदर हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। रीज़न, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन मोर देन H पॉजिटिव, ओके सॉरी H।
So this will have partially negative and this is having partially positive. And in case of NaCl, सोडियम जो है अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है. दीज आर हैविंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट चार्जेस. सो डजेंट मैटर पार्शियल चार्ज सेपरेशन है कंप्लीट हो, पोल्स तो बन गए. दिस इज नेगेटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल. और अगर पोल बन गए उसमें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनके अंदर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई. तो अगर हम सिमिलर एटम है होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं लाइक H, इन दोनों हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दे आर इक्वल. दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना तो ये अपनी साइड में खींच पाएगा ना ये अपनी साइड में, तो इनके अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा. तो ओवरऑल इसके अंदर जो चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा. इस पर कोई चार्ज नहीं होगा स्पेशल, ना इस पर कोई चार्ज होगा. ओके, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, जिनका जो ओवरऑल यू कैन से रिजल्टेंट जो चार्ज आता है, ओके, या रिजल्टेंट पोलैरिटी है वो ज़ीरो हो जाती है. और जो पोलैरिटी होती है इसको हम किस फॉर्म में देखते हैं, इसको हम देखते हैं इन फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट. ठीक है, ये सारा कुछ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. देन आफ्टर, तो इसमें पोलैरिटी कब आएगी, जब दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बना रहे हैं दे शुड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इसमें भी कई केसेस हम देखते हैं आगे. तो पहले डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन. भाई कितना चार्ज सेपरेट हुआ है, जैसे इसमें कंप्लीट हो गया, इसमें नहीं हुआ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स एक तरह से कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ. देखो पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड हो गया उसको, डिस्टेंस हो गया उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे. तो ये बॉन्ड लेंथ और जो चार्ज सेपरेशन है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट को म्यू से शो करते हैं. ओके, एंड इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ओके, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी जो यूनिट होगी दैट इज डिबाई. इसकी यूनिट जो क्या है, डिबाई होती है. एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33564, और यू कैन से 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम्ब meter. The unit of charge is coulomb and the unit of distance is meter, so it is coulomb meter. डाइपोल मोमेंट जो होता है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, तो हमें नेट जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो शो करना होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोन बाय द क्रॉस्ड एरो. ओके, और क्रॉस्ड एरो में जो क्रॉस होगा वो तो उस साइड होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और एरो उस साइड में होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. लाइक in case of hydrogen and fluorine is more electronegative than hydrogen, and it will attract these electron more towards itself, so it will have partially negative charge and it will have partially positive charge. So electron की जो net moment है वो किस साइड में है, हाइड्रोजन टू फ्लोरीन. so इसलिए हम इसको इस एरो से शो करते हैं. ठीक है, this arrow is symbolizing the electron shift, or you can say direction. that's why it's a vector quantity. अब देखो, और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रिजल्टेंट भी लेते हैं. लाइक दिस इज अ मॉलिक्यूल H2O में इस तरीके से यहाँ पे तो लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ ये बॉन्ड्स होते हैं. तो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. ओके, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दीज हाइड्रोजन, सो द नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टुवार्ड्स ऑक्सीजन. दोनों की ऑक्सीजन, और इस वजह से इन दोनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो तुम लोगों ने फिजिक्स में सीखा होगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वो इस साइड में होगा. ठीक है, दिस इज द, और इसी को ही हम इसका नेट डाइपोल मोमेंट कहेंगे. तो H2O के केस में कितना होता है, ये 1.85 डिबाई. ये कैलकुलेटेड है, जो उससे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं. इन केस ऑफ बेरियम डाईफ्लोराइड, यू कैन सी बेरिलियम डाईफ्लोराइड, बेरिलियम बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ है, बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दीज फ्लोरीन्स. सो ये फ्लोरीन अपनी साइड में खींचेगा, ये फ्लोरीन अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो नेट इनका डाइपोल जितना इसने खींच रखा है उतने इसने, और नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट. फर्दर जो केसेस हमारे पास है वो है BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड. देखो बोरोन ट्राईफ्लोराइड के केस में क्या होगा, दिस फ्लोरीन दिस इज ट्राइगोनल
शेप, ओके, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, सारे एंगल जो हैं 120 डिग्री के हैं। बोरोन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों फ्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, तीनों फ्लोरीन अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो ये जो फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड में खींच रहे हैं, इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, इस साइड में है, इन दोनों का, और इस फ्लोरीन का इस साइड में। और ये जितना इस साइड में इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, वो उतना ही इस फ्लोरीन का इस साइड में। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस केस में भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा, वो क्या होगा, 0। फिर से बोल देता हूँ, जैसे इसको मान लिया फ्लोरीन 1, इसको 2, तो फ्लोरीन 1 और 2 का जो डाइपोल मोमेंट है वो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, वैसे तो इस साइड में और इस साइड में, रिजल्टेंट इस साइड में होगा, इस फ्लोरीन का इस साइड में होगा, और ये दोनों इक्वल होते हैं, और दैट्स वाई दे कैंसिल आउट ईच अदर। देखो ये जो जैसे फ्लोरीन में, एक और बात बता देता हूँ, इसके जो तुम लोगों ने फिजिक्स में सीखा होगा कि जैसे वेक्टर इस साइड में है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे इस साइड में वेक्टर है इस फ्लोरीन का, मान के चलो बोरोन से, तो इसमें, ठीक है, वैसे ही इस ये नीचे वाले फ्लोरीन का जो है वो भी एक तो इसमें और एक, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये ओवरऑल लगभग इसके इक्वल हो जाता है, एंड दे कैंसिल आउट ईच अदर। ये स्पेशल केस है NH3 और NF3। देखो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, डिफरेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, और चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ केस उल्टा है, जैसे कि ये देखो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दिस हाइड्रोजन्स, बट फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जो डाइपोल मोमेंट लोन पेयर का होता है ना, तो ये समझ लो एटम से लोन पेयर की तरफ हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट, ये इस हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट, ये इस हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट, ओके, या यू कैन से इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट। और ये जो हो गया, ये समझ के चलो तुम किसका डाइपोल मोमेंट, नाइट्रोजन टू लोन पेयर। तो ये और ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई दे विल एड अप, ओके, उनको ऐड कर देंगे। लेकिन फ्लोरीन विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी टुवर्ड्स फ्लोरीन, तीनों ही केसेस में। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और जो नाइट्रोजन टू लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसलिए ये जो नेट डाइपोल मोमेंट आया इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और ओवरऑल जो आंसर आता है वो क्या आता है, दैट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। इसके बाद आगे देखो, ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव सम आयनिक कैरेक्टर। सारे कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर मीन्स, जैसे कि अगर हम 2 एग्जाम्पल लें, HCl का लें, ठीक है, और HF का लें, तो यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन जो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कम करता है, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कह सकते हो वो ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, सो इट विल हैव मोर आयनिक कैरेक्टर देन HCl। तो हर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, वैसे हर एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और इसको शो किया फजान ने कैसे, कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन का साइज कितना छोटा होगा, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हम ले सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है दे फॉर्म कैटायंस एंड दे फॉर्म एनायंस। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा दैट मीन्स लिथियम, देखो बॉटम टू टॉप अगर हम जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, डोंट इंक्लूड हाइड्रोजन, इनकी बात कर रहे हैं हम।
तो लिथियम का जो साइज़ है वो छोटा है, तो कैटायन का जितना छोटा साइज़ होगा और एनायन का जितना बड़ा साइज़ होगा, कैटायन का छोटा साइज़ होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स अगर इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे आयोडीन को या एस्टेनिन को, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना कम डिफरेंस होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कैटायन जितना छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा उसके अंदर उतनी ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। देन आप एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, ओके, यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स लाइक NaCl हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन KCl, क्योंकि जो एनायन तो सेम है लेकिन कैटायन का साइज छोटा हो गया, Na पॉजिटिव इज लेस देन K पॉजिटिव। वैसे ही अगर हम NaCl और NaBr लेते हैं तो NaBr ब्रोमीन का साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, तो एनायन के केस में हम साइज़ देखेंगे कि इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है तो दैट मीन्स NaBr विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl। इसके बाद जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही, जैसे कि अगर हम लिथियम सोडियम पोटेशियम को ले फर्स्ट ग्रुप को ले तो उनके ऊपर चार्ज +1 आता है, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम कैल्शियम को ले तो उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 होता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज आएगा वो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसमें। सो MgCl2 इज़ मोर कोवेलेंट देन NaCl। Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। देन आफ्टर S ब्लॉक और P ब्लॉक की बजाय अगर हम क्या लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल लेते हैं, ठीक है, तो S ब्लॉक मतलब जो सोडियम लिथियम फैमिली एंड बेरिलियम फैमिली है उससे ज़्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं वो कौन से करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक जो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो होते हैं ना वो। और ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को पोलराइज कर रहे हैं, तो कैटायंस जो होते हैं उनके बोलते हैं हम पोलराइजिंग पावर, ठीक है, जो कि जितना छोटा कैटायन होता है उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी। ओके, एनायन का जितना बड़ा साइज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी, और यू कैन से द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विल बी हायर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।